एजुकेशन हब हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की कहानी में एक नए अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो जनवरी 2026 के कुछ हफ्तों में लिखा गया। बिल्कुल, हमारे पास कई तरह के सोर्सेस हैं, खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं और सरकारी घोषणाएं भी। और हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन अलग अलग घटनाओं के धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश की ये सब झारखंड की प्रगति के बारे में, उसकी पहचान के बारे में क्या कहता है। हाँ, और उसकी जो भविष्य की महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बारे में भी। सही बात है। एक तरफ तो राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बना रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है जो पलायन को पूरी तरह खत्म कर रहा है। यही विरोधाभास आज की चर्चा को दिलचस्प बनाता है। आज हम खेल, ग्लोबल मंच पर झारखंड की मौजूदगी और जो जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की भागीदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी 11 सदस्यों की टीम के साथ दावोस पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये पहली बार था, है ना? पहली बार झारखंड ने इस ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिल्कुल। अब पहली नजर में तो ये एक और इन्वेस्टमेंट पिच जैसा लगता है। हाँ, कि गए और निवेशकों को बुलाया, लेकिन क्या यहाँ कुछ और भी चल रहा था? यही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऊपरी तौर पर मकसद तो साफ था, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी दिखती है। झारखंड खुद को इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी स्टेट के तौर पर पेश कर रहा था, अनंत अवसरों वाला राज्य। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी कहानी नहीं थी। इस बार जोर ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। तो मतलब ये पूरी तरह से एक छवि बदलने की कोशिश है। वो जो कोयला और खदानों वाला झारखंड है, उससे एक आधुनिक विविध अर्थव्यवस्था वाले झारखंड की तरफ एक कदम। छवि बदलना तो एक हिस्सा है, पर मैं इसे सिर्फ उतना नहीं कहूंगा। ये एक आर्थिक जरूरत भी है। अच्छा। हाँ, झारखंड लंबे समय तक सिर्फ खानन पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें नए सेक्टर्स में निवेश लाना ही होगा, और उसके लिए पहले दुनिया को ये बताना होगा कि यहाँ वो मौके मौजूद हैं। और दावोस में उन्होंने ये बताने का एक बहुत ही अनोखा तरीका चुना। बिल्कुल अनोखा। हाँ, नहीं, ये मुझे वाकई में बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने वहां निवेशकों को लुभाने के लिए किसी बड़े स्टील प्लांट या खदान का वीडियो नहीं दिखाया, नहीं, बल्कि साहिबगंज जिले की 2 जगहों पर बनी एक फिल्म दिखाई, सकरी गली बंदरगाह और फॉसिल पार्क। हाँ, एक बंदरगाह तो समझ आता है, वो व्यापार और कनेक्टिविटी का प्रतीक है। लेकिन एक फॉसिल पार्क, दावोस में बैठे किसी निवेशक को करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों में क्या दिलचस्पी होगी? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो पूरी रणनीति छिपी है। देखिए, सकरी गली बंदरगाह जो गंगा पर बना एक मल्टी मोडल टर्मिनल है, वो झारखंड की व्यापारिक क्षमता को दिखाता है। हाँ, वो एक हार्डकोर बिजनेस प्रपोजिशन है। एग्जैक्टली। लेकिन फॉसिल पार्क की कहानी बिल्कुल अलग है। राजमहल की पहाड़ियों में मौजूद ये पार्क, जहां जुरासिक काल के जीवाश्म हैं, हाँ, ये झारखंड की प्राचीन विरासत और पर्यावरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करना नहीं था, इसके पीछे एक गहरा संदेश था। बिल्कुल। आज के दौर में जब दुनिया भर के निवेशक ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। तब ये कहानी झारखंड को दूसरे औद्योगिक राज्यों से अलग खड़ा करती है। ये संदेश देता है कि हम सिर्फ उद्योग नहीं लगाएंगे, हम अपनी विरासत और पर्यावरण का भी सम्मान करते हैं। मतलब सीधे तौर पर शायद कोई फॉसिल पार्क में निवेश ना करे, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांड स्टोरी बनाता है जो एक जिम्मेदार निवेशक को आकर्षित कर सकती है। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ पैसा मांगना नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी बेचना है कि झारखंड क्या था, क्या है और क्या बन सकता है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये वैश्विक ब्रांडिंग की कोशिश और दूसरी तरफ राज्य के अंदर भी भविष्य की तकनीक पर जबरदस्त काम हो रहा है। दावोस से सीधे धनबाद चलते हैं। हाँ, सिम्फर ने कुछ ऐसा किया है जो पूरे देश के लिए गेम चेंजर हो सकता है। CSIR सिम्फर मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। जी, उन्होंने देश में पहली बार हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर सिस्टम का एक पूरा सेफ्टी असेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है,
तो क्या ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है? ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आज हम पेट्रोल पंप पर जाकर आसानी से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, उस पूरे सिस्टम को, मतलब नोजल, पाइप, स्टोरेज टैंक, सबको सुरक्षित होने के लिए सर्टिफाई किया जाता है। सही बात है। हाइड्रोजन के साथ चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है। इसे बहुत हाई प्रेशर में स्टोर और ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एक गाड़ी के टैंक में इसे सुरक्षित तरीके से भरना ही सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। बिल्कुल, और सिम्फर ने उसी तरीके को प्रमाणित किया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये पूरा सिस्टम इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देश में हाइड्रोजन फ्यूल पंप लगाने का रास्ता खुल गया है। हाँ, ये उसके लिए जरूरी पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक भारत में कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल पंप नहीं है। सिम्फर की ये उपलब्धि उसका रास्ता खोलती है। वाह, ये तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है, और ये दिखाता है कि राज्य के संस्थान राष्ट्रीय महत्व के रिसर्च में कितनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और खबरों के मुताबिक इस सिस्टम का उद्घाटन 26 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की योजना है, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को और भी रेखांकित करता है। तो एक तरफ सिम्फर भविष्य की तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन झारखंड की पहचान सिर्फ उद्योग और विज्ञान से नहीं, जमीन पर मौजूद टैलेंट से भी है, और खासकर हॉकी के मैदान पर। हाँ, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन रांची में हुआ, और ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये शहर देश में हॉकी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। फाइनल मुकाबला भी बहुत रोमांचक था। एसजी पाइपर्स ने शूटआउट में मेजबान टीम रांची बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। हाँ, बिल्कुल। और इस लीग में जो प्राइज मनी थी वो भी काफी बड़ी थी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ और उपविजेता को 1 करोड़ रुपए मिले। ये महिला हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। जब तक खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम जमीनी स्तर पर प्रतिभा को कैसे आकर्षित कर पाएंगे? सही बात है। ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। ये युवा लड़कियों के लिए एक करियर पाथवे बना रही है। उन्हें एक सपना दे रही है कि वो खेल को अपना पेशा बना सकती हैं। और व्यक्तिगत प्रदर्शन भी काफी शानदार रहे। एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर हीरो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। हाँ, और बंगाल टाइगर्स की ऑगस्टीना गुर्जलिनी 5 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहीं। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात कुछ और थी। क्या? कि फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कोई स्ट्राइकर नहीं बल्कि गोलकीपर बंसारी सोलंकी थी। हाँ, उन्होंने शूटआउट में 3 शानदार बचाव किए थे। वही, ये हमें याद दिलाता है कि हमला जितना जरूरी है, एक मजबूत बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो खेल हो या जीवन। बिल्कुल सही कहा। और ये जो स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति का सम्मान है, ये सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। आप डॉक्टर रोज केरकेटा साहित्य सम्मान की बात कर रही हैं। हाँ, झारखंड में पहली बार ये सम्मान दिया गया है। प्यारा करकेटा फाउंडेशन ने इसे शुरू किया है, दिवंगत आदिवासी लेखिका डॉक्टर रोज करकेटा की याद में। और इसका मकसद बहुत साफ है, आदिवासी महिला लेखन को प्रोत्साहित करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये एक आंदोलन की तरह है। सदियों से आदिवासी समाज और खासकर महिलाओं की कहानियां, उनके विचार मुख्य धारा से बहर रहे हैं। ये सम्मान उन आवाजों को मान्यता देने का एक जरिया है। पहला सम्मान डॉक्टर विश्वासी एक्का को उनकी कविता संग्रह कोठी भरधान के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि 25,000 रुपए है। हाँ, राशि भले ही बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मूल्य है वो अनमोल है। ये कह रहा है कि आपकी कहानियां मायने रखती हैं, आपकी भाषा मायने रखती है, आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। तो हमने वैश्विक मंच की बात की, भविष्य के विज्ञान की, खेल और साहित्य की भी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, किसी भी राज्य की प्रगति का असली पैमाना तो ये होता है कि जमीन पर क्या बदल रहा है। बिल्कुल। और इस मामले में एक गांव की कहानी उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के धुरलेटा गांव की, जिसे झारखंड का पहला शून्य पलायन यानी जीरो माइग्रेशन वाला गांव घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब इस गांव से एक भी परिवार को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि है। 8 लाख रुपए सालाना आय, वो भी एक गांव में खेती से। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। ये हुआ कैसे?
रातों रात तो ऐसा चमत्कार नहीं हो गया होगा। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि सालों की मेहनत और एक सही दिशा का नतीजा है। इस बदलाव की नींव में है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा। गांव के लोगों ने पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़कर पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना शुरू किया। और उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिली। हाँ, जिससे न सिर्फ उनकी जमीन की सेहत सुधरी बल्कि उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। कुछ परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए तक पहुंच गई। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे गांव भी अपना सकते हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थायी कृषि पद्धतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं और पलायन जैसी बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान कर सकती हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जैविक खेती में ज्यादा मेहनत लगती है और बाजार तक पहुंच बनाना एक चुनौती होती है। धुरलेटा ने ये कर दिखाया जो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। और जमीनी स्तर पर बदलाव की बात हो रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल हुई है। 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। हाँ, इन्हें खोलने को मंजूरी मिली है। पहले से 80 ऐसे स्कूल चल रहे थे जिन्हें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। तो अब इनकी कुल संख्या 180 हो जाएगी। जी। ये स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे और यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इसका सीधा लक्ष्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को उस स्तर पर ले जाना जहां वे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकें, ताकि हर बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। इन सभी बड़ी और भविष्य को दिशा देने वाली खबरों के बीच एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। हाँ, जो दिखाती है कि आगे देखने के साथ साथ अपनी जड़ों को सहेजना भी जरूरी है। हाँ, राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पुस्तक का विमोचन किया, झारखंड के प्राचीन स्मारक एवं पर्यटन स्थल। इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक महतो। तो ये भी उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ विकास की दौड़, दूसरी तरफ अपनी विरासत को सहेजने की कोशिश। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि प्रगति का मतलब सिर्फ नई इमारतें और फैक्ट्रियां बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो जनवरी 2026 में झारखंड की जो तस्वीर उभरती है वो काफी जटिल है। हाँ, ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो एक साथ कई मोर्चों पर खुद को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दावोस जैसे वैश्विक मंच पर इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज की ब्रांडिंग है, तो दूसरी तरफ धुरलेटा जैसे गांव में जैविक खेती से आत्मनिर्भरता की एक खामोश क्रांति है। एक ओर हॉकी और साहित्य के जरिए सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर हाइड्रोजन ईंधन और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बन रही है जहां झारखंड सिर्फ अपनी पुरानी औद्योगिक पहचान के सहारे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि टेक्नोलॉजी, कल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। ये एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है, लेकिन दिशा सही लग रही है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां राज्य इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी की तलाश में वैश्विक मंच पर जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धुरलेटा जैसे गांव बिना किसी वैश्विक मदद के जैविक खेती से अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। भविष्य में झारखंड के लिए असली चुनौती शायद इन दोनों दुनियाओं दावोस और धुरलेटा के बीच एक पुल बनाने में होगी, यह सुनिश्चित करने में होगी कि वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे और धुरलेटा जैसी जमीनी सफलताओं को वैश्विक मंच मिले। इन दोनों के बीच का संतुलन ही झारखंड का असली भविष्य तय करेगा।